नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में 3 दिनों की गिरावट थमी। मंगलवार के दिन बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी। मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी। सेंसेक्स 350, निफ्टी 84 अंक चढ़कर बंद। बजट की तैयारियों के सिलसिले में आज वित्त मंत्री ने एग्री सेक्टर की दिक्कतों पर किया मंथन। फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट सेक्टर के दिग्गजों के साथ की बैठक। रोजगार मेले में पीएम मोदी ने दी 71,000 लोगों को नौकरी की चिट्ठी। युवाओं को बताया राष्ट्र निर्माण की ताकत। अगले साल तक 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य है। गुजरात में आज भी बीजेपी का महाचुनावी अभियान। गृह मंत्री अमित शाह की 4 जनसभाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी 4 रैलियां। श्रद्धा मर्डर केस में फिर और 4 दिन के लिए बड़ी आफताब की पुलिस रिमांड। कोर्ट में अपना गुनाह कबूल, कहा गुस्से में हुई वारदात। और आज फुटबॉल वर्ल्ड कप में हो रहे हैं 4 मुकाबले। अमेरिका और वेल्स का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म। अर्जेंटीना और सऊदी अरब के बीच मुकाबला जारी। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब बात करेंगे चुनावी दंगल की। और गुजरात विधानसभा चुनाव में हर बीतते दिन के साथ प्रचार गरमा रहा है। आज बीजेपी ने दूसरे चरण की सभी 93 सीट पर अपने बड़े बड़े नेताओं की जनसभा का आयोजन किया। इसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे स्टार प्रचारक शामिल है। वहीं आम आदमी पार्टी के तरफ से भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल प्रचार के मैदान में होंगे और कांग्रेस की तरफ से आज पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार जैसे नेता रैलियां करेंगे। पंचमहल में रैली करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ओबीसी कमीशन को बीजेपी ने संवैधानिक दर्जा दिया, जबकि आज से पहले ओबीसी पर सिर्फ राजनीति होती रही। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी भाइयों के साथ हमेशा राजनीति की, कमीशन पे कमीशन बैठाए, लेकिन नतीजा कहीं नहीं पहुंचा। लेकिन हमको ये जानकर खुशी होगी कि अगर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दिया। और खंबालिया की सभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी लोगों को मुफ्त बिजली देने का विरोध करती है, लेकिन अपने मंत्रियों को 4,000 यूनिट बिजली फ्री देती है। मैं जब भी कहता हूं 0 बिजली का बिल आएगा, ये बीजेपी वाले मेरा खूब विरोध करते हैं। कहते हैं बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए, बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी के नेताओं को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। जनता को फ्री बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नेताओं को फ्री बिजली मिलती है तब कुछ नहीं, जनता को फ्री बिजली मिलती है तो इनको तकलीफ होती है। और क्या रंग है आज के प्रचार का, जानने के लिए सीधे चलते हैं अहमदाबाद केतन जोशी के पास। केतन, बताइए, फिलहाल माहौल तो काफी गर्माता हुआ दिख रहा है और हर दिन के साथ जो प्रचार है वो जोश पर है और आमने सामने है बीजेपी एक तरफ, आप वहीं कांग्रेस भी पूरे जोर आजमा रही है, तो क्या है फिलहाल की स्थिति? देखिए, आज भी बीजेपी ने कारपेट बॉम्बिंग पार्ट 2 का ऐलान कर दिया है। आज पूरे दिन 93 जनसभाएं होगी, जिसमें 13 राष्ट्रीय नेता और 4 राज्य स्तरीय नेता है वो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4-4 रैलियां करने वाले हैं। अब तक जो बीजेपी की ओर से सूचना आई है कि 50 जितनी रैलियां तो ख़त्म हो गई है और जो शेष बची है 40 से अधिक रैलियां वो बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। अमित शाह है, अब वो दूसरे चरण में जहां मतदान हो रहा है वहां पर फोकस कर रहे हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, वो भी आज शाम को अहमदाबाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले वो उत्तर गुजरात का दौरा कर रहे हैं। यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस है, रवि किशन है और कई सारे केंद्रीय मंत्री हैं वो पर यहाँ आए हैं। तो सभाओं का दौर जारी है और दूसरे चरण को भी अब कवर कर लिया है बीजेपी ने अपने नेताओं को वहां जनसभा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो केजरीवाल लगातार गुजरात में
डेरा किए हुए हैं और अभी उनका रोड शो जो हम देख रहे थे वो खंभाड़िया में था। उसके बाद उनकी एक बहुत बड़ी रैली होगी सूरत में उनके जो राज्य के जो अध्यक्ष है गोपाल इटालिया वो लिंबायत से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ से उनकी एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हो रहा है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पवन खेरा है, वो भी कुछ जगह पर लोगों से मिल रहे हैं, पत्रकार परिषद कर रहे हैं या तो सभाएं कर रहे हैं। और कल से लघुमती विस्तार में कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के एक नेता है वो भी घूम रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने है वो फुल फ्लेज प्रचार शुरू कर दिया है, तो उसके पीछे पीछे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी अपने नेताओं को उतार रही है। और आज रात 9 बजे तक आखिरी रैलियां होगी, चाहे वो सूरत हो, दक्षिण गुजरात का कोई भी इलाका हो या उत्तर गुजरात का। तो चारों ओर सभाओं का माहौल है और बड़े बड़े दिग्गज है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और 2 दिन बाद फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आएंगे, इस तरह का एक कार्यक्रम बन रहा है। जी ओके, शुक्रिया केतन ये पूरी अपडेट बताने के लिए। तो गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके के प्रचार की स्थिति है और कैसे माहौल जोश और गरमाया हुआ है वो केतन बताते हुए। लेकिन हम बात करेंगे बजट से जुड़ी अपडेट्स का। और प्री बजट मीटिंग का सिलसिला हो चुका है शुरू। बजट में क्या होना चाहिए से लेकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। और इस बैठक में क्या कुछ खास डिटेल्स निकल कर आई हैं वो लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है बताने के लिए। तो लक्ष्मण बताइए पहले तो आज की जो मीटिंग है फाइनेंशियल मार्केट्स के प्रतिनिधियों के साथ क्या वो हो चुकी है या होनी बाकी है और क्या फोकस में रहने वाला है? देखिए, जो फाइनेंशियल मार्केट और ख़ासतौर से बैंकिंग सेक्टर के लोगों के साथ, कैपिटल मार्केट के लोगों के साथ जो बैठक होनी है वो दरअसल बैठक चल रही है। 3 बजे से करीब ये बैठक शुरू हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और ये बैठक अगले आधे घंटे तक चलने की संभावना है। और ख़ास बात है कि इस बैठक में फाइनेंशियल सेक्टर के जितने भी दिग्गज हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर के हों या फिर NBFC हों, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, म्यूचुअल फंड के हों, ये लोग भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और मुख्य मुद्दा है कि बजट में आखिर क्या होना चाहिए। इस लिहाज से बैठक महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि बजट से पहले लगातार दबाव या फिर कहें चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि सरकार को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव करना चाहिए, उसके टेन्योर में बदलाव करना चाहिए। तो ये बात हो सकता है कि यहाँ पर जोर शोर से इस बैठक में उठे। दूसरी चीज कि बैंकिंग सेक्टर में किस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए, बैंकिंग सेक्टर आम लोगों तक पहुंच कैसे बने, क्रेडिट ग्रोथ कैसे बढ़ाया जाए, ये एक मुद्दा है जो इस बैठक में उठनी है। इससे पहले जो सुबह पहली पाली की बैठक हुई उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग थे और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के जो लोग थे उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया और एग्रीकल्चर से ग्रोथ पर, एग्रीकल्चर में निवेश बढ़ाने पर फोकस किया। कई लोगों ने तो यहाँ तक सुझाव दिए कि जो एग्रो या प्रोसेस्ड फूड होता है उस पर जब हम टैक्स लगाते हैं तो टैक्स उसके न्यूट्रिशन के आधार पर लगाया जाए। इस तरह कई महत्वपूर्ण सुझाव निकल कर आए। लेकिन अभी जो बैठक चल रही है फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ, ये बैठक काफी अहम साबित होने वाली है क्योंकि इसकी झलक क्या बजट में दिखेगी इसका हर किसी को इंतजार रहेगा। बिल्कुल, तो मीटिंग अभी जारी है वित्त मंत्री की फाइनेंशियल मार्केट की प्रतिनिधियों के साथ और कई सारे मुद्दे जिन पर फोकस रह सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए इक्विटी मार्केट का अपडेट भी आपके सामने लेकर आते हैं। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज रिकवरी लोअर लेवल से थोड़ी सी आती हुई दिखी। सेंसेक्स 350 अंक चढ़कर 61,419 पर बंद हुआ। निफ्टी 84 अंक चढ़कर 18,244 पर बंद हुआ। मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी थी। मार्केट का पूरा हाल समझाने के लिए सुमित मेहरोत्रा हैं। तो सुमित, पहले तो बताइए आज की हाईलाइट्स क्या रही, आज की बड़ी बातें? देखिए, आज जो लगातार प्रेशर मार्केट्स फील कर रहा था वो कुछ हद तक ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ा और मार्केट में खरीदारी रही। आज लगातार 3 दिनों की जो गिरावट थी उसके बाद कुछ मूव इंडेक्स के अंदर जरूर बना। मिड कैप में बाइंग थी, स्मॉल कैप आज थोड़ा बैकफुट पे आया। लेकिन बैंक्स आज लोअर लेवल से अच्छा मूव दिखा रहे थे। इंश्योरेंस कंपनीज में लोअर लेवल से कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। सिलेक्टिव PSU बैंक्स, इनफैक्ट PSU बैंक तो 1.5% के आसपास की तेजी दिखा रहा था। मेटल, IT के सिलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पर खरीदारी थी। लेकिन आज FMCG और बाकी ऑटो स्पेस जो है वो हल्के फुल्के मूव्स वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ओवरऑल आज प्रेशर था रियल एस्टेट स्पेस के अंदर, नए IPOs के अंदर, एनर्जी स्पेस के अंदर, जहाँ पर कुछ हद तक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। और अगर स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो कहां रहे मूव्स आज?
देखिए स्टॉक स्पेसिफिक आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में रहा इंडसइंड बैंक का नाम, जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी बैंक्स में से। इसके अलावा एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ, कुछ ऐसे नाम जहां पर 1.5 से लेकर 2.5% तक का मूव आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल करीब 1.25% नीचे, नेस्ले 1%, भारतीय एयरटेल 0.5%, पावर ग्रिड करीब 0.5% के आसपास का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में आज लीड कर रहा था वरुण बेवरेजेस, बैंक ऑफ इंडिया 4.5% ऊपर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और बीएचईएल जहां पर एक अच्छा मूव लो लेवल से बनता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में नए आईपीओस, खासतौर से पीबी फिनटेक 2.5% नीचे, डिलीवरी 3% नीचे, आईएक्स 2.5% नीचे और साथ साथ जेएसडब्ल्यू एनर्जी रफली 2% के आसपास का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गेनर्स में श्रीराम ट्रांसपोर्ट 3.5% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा 3% ऊपर, बीएचईएल और इंडसइंड बैंक 2.5 से लेकर 3% तक का गेन यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। प्रॉफिट टेकिंग थी आज महानगर गैस में, आईएक्स में, इंटेलेक्ट डिजाइन में और मैक्स फाइनेंशियल ब्लॉक डील का एक इंपैक्ट 1.5% के आसपास से फॉल ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज बैंकिंग लीड कर रहा था, तो उसमें पीएसयू बैंक में यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक करीब 2.5 से लेके 13% तक का एक बड़ा मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। और मेटल में से रत्नामणि, एपीएल अपोलो, हिंदुस्तान कॉपर, वेल्सपन कॉप, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 2.5 से लेकर 3% की तेजी के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो ओवरऑल आज बैंकिंग का बोलबाला रहा, लेकिन जो मोमेंटम लास्ट आवर में गैदर किया, देखते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होता है कि नहीं। शुक्रिया आपका सुमित, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो आज के मार्केट का पूरा हाल सुमित ने बताया। लेकिन आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ। टेलीकॉम कंपनियों ने ओटीटी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम को रेगुलेशन के दायरे में लाने की मांग की है। दूरसंचार विभाग के ड्राफ्ट कंसल्टेशन पेपर में कंपनियों ने सरकार से ओटीटी की परिभाषा बनाने की मांग रखी। इस पर सीओएआई के डीजी एसपी कोचर से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। ओटीटी के संदर्भ में टेलीकॉम बिल में ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज का मेंशन हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि उसको एम्बिगुअस मत छोड़िए, उसको बहुत क्लियरली डिफाइन करिए जिससे कि इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम ना हो। और बाकी जो टेलीकॉम बिल में दिया है ओटीटी के बारे में, उससे सहमत है। तो क्या सर आप ये चाहते हैं कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो ओटीटी कंपनियां हैं, वो आपको पे करें उसके लिए? वो भी हमने उसमें बोला है कि अगर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, हमारे नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कंट्रीब्यूट करें, उसको अपकीप के लिए, उसको सेटअप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए, क्योंकि उसके बगैर वो चल नहीं सकते और इनके बगैर हमारी आमदनी में कमी आएगी। इसलिए कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से होना चाहिए। हम तो कर ही रहे हैं। तो जो भी कोई नेटवर्क यूज़ करता है, सिर्फ ओटीटी क्यों कह रहे हैं, कोई भी हमारा नेटवर्क यूज़ करेगा, उसको उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो सिर्फ ओटीटी कम्युनिकेशन या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आपका सिर्फ नेटवर्क यूज़ कर रहा है उसको देना चाहिए? हमारा जो लिमिटेशन है वो कम्युनिकेशन सर्विसेज पर है और जो हमने सबमिशन किया है वो भी कम्युनिकेशन सर्विसेज पर लिमिटेड है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि उपभोक्ता जो वो पे कर रहा है, ऑलरेडी आपको पे कर रहा है डाटा के लिए, तो क्या ओटीटी अगर आप उससे चार्ज करेंगे तो क्या उपभोक्ता के लिए आने वाले टाइम में सस्ता होगा डाटा के लिए यूज़ करना? वो तो बिजनेस प्लान्स पे डिपेंड करता है। उसमें तो कमर्शियल प्लान्स आएंगे, कितना सस्ता होगा नहीं होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो इस समय कहना मुश्किल है। और उसमें हमें कितना रेवेन्यू आएगा वो तो बैठेंगे जब टेबल पे, तब उसमें देखेंगे कितना रेवेन्यू आएगा, तब हर एक कंपनी उसको अपना बिजनेस प्लान में चेंज करेगी। लेकिन उपभोक्ता को डेफिनेटली फ़ायदा तो होगा, बिकॉज कंपटीशन आ जाएगा, तो फ़ायदा तो होगा। और जल्दी आपके केबल और डीटीएच का बिल कम हो सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने चैनल बुके के सब्सक्रिप्शन पर 45% तक का डिस्काउंट की इजाजत दे दी है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताइए, क्या बदलाव हुए हैं नियमों में और क्या फर्क पड़ेगा इनसे? देखिए, जो टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई है उसने ब्रॉडकास्टिंग के नियम जो जारी किए थे, इसको लेकर के इंडस्ट्री ने काफी विरोध जो है वो किया था। उसके बाद टेलीकॉम रेगुलेटर ने इसको दोबारा से रिकंसीडर जो है वो किया है और नए नियम जो है नोटिफाई जो है वो कर दिए। सबसे पहले तो जो चैनल सब्सक्रिप्शन बनाने वाले चैनल है वो उपभोक्ता को अपने बुके के ऊपर 45% तक का डिस्काउंट जो दे पाएंगे। अभी 33% तक का डिस्काउंट जो है मिलता है, तो उपभोक्ता को ज्यादा डिस्काउंट यहाँ मिलेगा। दूसरा एक ही इंसेंटिव जो है करीबन 10 से 15% के जो अभी चैनल जो है सिर्फ अलकाटा पर दे सकते थे, वो चैनल अब बुके के ऊपर भी जो है दे सकेंगे। तो इसका फायदा भी सीधे सीधे उपभोक्ता को जो है पहुंचेगा। आने वाले दिनों में जो उपभोक्ता का बिल है केबल या डीटीएच का, वो कम हो सकता है। खासतौर पर ट्राई ने जो भी कंपनी है उनसे कहा कि आप 16 दिसंबर तक अपने जो प्लान्स है हमको सौंप दीजिए। उसके बाद ट्राई जो है 1 फरवरी 2023 से ये सब लागू हो जाएंगे। तो 1 फरवरी 2023 से जब ये लागू होंगे तो उपभोक्ता का बिल केबल का या डीटीएच का थोड़ा कम जो है हो सकता है।
शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल बताने के लिए। तो टीवी देखना सस्ता हो सकता है, अगर आप बुके लेंगे तो आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। खबरें आपको बताते हैं। श्रद्धा वॉकर मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में हत्या की बात कबूल की है। आफ्ताब ने कहा कि हीट ऑफ द मोमेंट में उसने श्रद्धा का मर्डर किया है और आज केस की स्पेशल हियरिंग में आफ्ताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। कोर्ट ने आफ्ताब की पुलिस कस्टडी और 4 दिन के लिए हिरासत और बढ़ा दी है। दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। तो दीपक बताइए, आज कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में क्या क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए आज आफ्ताब को कोर्ट में पेश किया गया था, साकेत कोर्ट में पेश करके फिजिकली वहां पर पेश किया गया था, जहां पर दिल्ली पुलिस ने कई सारी चीज़ें दलीलें दी हैं, जिसमें एक नक्शे का जिक्र दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के अंदर किया था और उसमें कहा था कि इस नक्शे में आरोपी आफ्ताब ने कई ऐसे स्पॉट वहां पर बनाए हुए हैं उस नक्शे में, जिससे वो ये पता लगा सके कि उसने जो श्रद्धा है उसके पीसेस जो बॉडी पार्ट्स थे उनको कहाँ कहाँ फेंका था। उसके बाद 4 दिन की उसे कस्टडी में फिर भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट होगा, तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस कोशिश ये करेगी कि आज रात तक ही पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाए, ताकि जो एविडेंस हैं उनको कलेक्ट करने के लिए उनको जो 4 दिन का समय दिया गया है, जो पूछताछ का समय दिया गया है, वो तकरीबन कम से कम पूरी हो सके। वहीं दूसरी तरफ जो एक दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि इस पूरे मामले पर जो जाँच है वो CBI को दी जाए, लेकिन दिल्ली न्याय कोर्ट ने जो इस पूरे मामले में अपनी दलील दी है, कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो याचिका लगाई है, याचिकाकर्ता का इस केस से कोई संबंध नहीं है, साथ ही ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट है। इसको लेकर इस याचिका को खारिज किया जाता है। तो ये याचिका खारिज हो गई, यानी जो दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील देखी, 80% जांच उनकी टीमें कर चुकी है। 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे केस में लगे हुए हैं और कोशिश पुलिस की यही है कि इस केस को वो पूरी तरह से खोले। और इसको लेकर कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि इस केस को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उसे खारिज किया जाता है। इस पूरे मामले में आज ये कहा जा रहा है कि इसके जो अहम जो किरदार है आफ्ताब, उसकी निशानदेही में कई ऐसी चीज़ें अभी जो बरामदगी करनी है, उसको लेकर 4 दिन की कस्टडी है, साथ ही पॉलीग्राफ टेस्ट होगा जिसमें कई सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं और उसके बाद नार्को टेस्ट होगा। तो कुल मिला के जो आज की जो पूरी अपडेट कही जा सकती है, तो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस की टीमें अभी भी महरौली के कई जंगलों में जो वहाँ पर खाक छान रही है, कोशिश कर रही है कि उसके द्वारा जो फेंका गया एविडेंस है, जो सबूत हैं, वो हासिल कर सके। तो पुलिस यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शुक्रिया आपका दीपक, तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो कोर्ट में आज वो फिजिकली अपीयर हुए और उन्होंने बात कबूल की कि हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने ये क्राइम किया। और आगे बढ़ेंगे और आज कंज्यूमर अड्डा में देखिए सबसे खतरनाक 5 किलर बैक्टीरिया की कहानी, जिनके चलते भारत में 1 साल में करीब 7 लाख मौतें हुई हैं। 5 किलर बैक्टीरिया क्या है, पूरी स्टोरी देखिए 5:57 पर। और तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन को जेल में मसाज देने वाला व्यक्ति कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। वो व्यक्ति रेप केस में आरोपी हैं और पॉक्सो एक्ट में जेल में बंद है। उसे 1 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। जेल में मसाज का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने आप और अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया था। केजरीवाल ने कहा था कि जैन की तबीयत खराब है और उन्हें फिजियोथेरेपी दी जा रही है, लेकिन अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फिर से बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आपको अराजक अपराध पार्टी बताया है और पूरे मामले में केजरीवाल से माफी की मांग की है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत बिना विलंब किए 2 कार्य करने चाहिए। पहला, पूरे देश से माफी मांगे। ये जो मंत्री है सत्येंद्र जैन, इस मंत्री को 1 सेकंड भी मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और बीजेपी के आरोप पर आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 4 दिसंबर को दिल्ली की जनता बीजेपी का ट्रीटमेंट कर देगी। चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया के ऊपर हो, चाहे इस डिपार्टमेंट का हो, चाहे उस डिपार्टमेंट का हो, चाहे जसमिन शाह का हो, चाहे ये स्टिंग ऑपरेशन हो, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन हो, भाजपा क्या रही है? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है।
कह रही है हम अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा गालियां दे सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, इसलिए हमें वोट दो। मसला ये नहीं है कि ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को मिल रहा है, मसला ये है कि 4 तारीख को भाजपा का दिल्ली में ट्रीटमेंट करने जा रही है दिल्ली की जनता। और चुनाव के मौसम में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक सामने आ रहे मामले आपके खिलाफ जाते दिख रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी अपनी वजह से ही मुश्किल में फंस रही है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात फुटबॉल वर्ल्ड कप की। आज फुटबॉल वर्ल्ड कप में 4 मैच हो रहे हैं। आज का पहला मुकाबला खेला गया है अमेरिका और वेल्स के बीच, जिसमें मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हो गया। दोनों ही टीमों ने जोरदार खेल दिखाया, लेकिन कोई भी टीम मैच खत्म होने तक बढ़त बनाने में कामयाब नहीं रही। और आज का दूसरा मैच इस वक्त अर्जेंटीना और सऊदी अरब के बीच खेला जा रहा है और यह मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ था। इस वक्त अर्जेंटीना ने 1 गोल की बढ़त बना रखी है। मैच का पहला गोल पेनल्टी किक से हुआ, जिसे अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने आसानी से गोल में बदल दिया। आज के मैच में सबकी नजर अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी पर है और माना जा रहा है कि ये मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है। और आज का तीसरा मुकाबला डेनमार्क और ट्यूनेशिया के बीच खेला जा रहा है। यह मैच शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। और जो आज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा वो 2 टीमों के बीच रहेगा। मैक्सिको की टीम एक तरफ होगी और दूसरी तरफ होगी पोलैंड की टीम। और ये मैच आज रात 9:30 बजे से शुरू होने वाला है। तो ये होगा अगला मैच जिस पर नजरें रहेंगी, ठीक 9:30 बजे, मैक्सिको वर्सेस पोलैंड। और आप ये सभी मैच जियो सिनेमा ऐप के साथ स्पोर्ट्स 18 और स्पोर्ट्स 18 HD टीवी चैनलों पर फ्री में देख सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।